नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई प्रति जागरूक होंगे। जैसा कि कल अपने हिंदी कक्षा में वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था, उसमें से कल व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा की थी। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी अपन ने, स्पर्शी व्यंजन के बारे में, फिर कंपन के आधार पर, उसके बाद अपन ने श्वास वायु के आधार पर चर्चा की थी। अब वर्ण विचार का अंतिम जो टॉपिक है वो है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारणों के आधार पर व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं अपन। सबसे पहला जो उच्चारण के स्थान पर जो व्यंजन है वो है स्पर्शी व्यंजन। दूसरा है संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। दूसरा है संघर्षी व्यंजन। कौन सा है? स्पर्शी व्यंजन। दूसरा है संघर्षी व्यंजन। तीसरा जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चौथा है नासिक्य व्यंजन। तीसरा जो है वो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यानी इन दोनों को मिला करके, यानी कि स्पर्श भी होता है और वो संघर्ष भी करता है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चौथा जो है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन। इसके बाद में जो आता है वो पांचवा आता है पार्श्ववर्ग व्यंजन। पहला स्पर्शी हो गया, दूसरा संघर्षी हो गया, तीसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गया, चौथा नासिक्य व्यंजन हो गया, और जो पांचवा है पार्श्ववर्ग व्यंजन हो गया। उसके बाद में छठा आता है वो आता है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। उसके बाद में जो सातवां जो होता है वो होता है उत्प्रेक्ष व्यंजन। सातवां जो होता है उक्षिप्त व्यंजन। और जो आठवां मेन होता है वो होता है संघर्षहीन व्यंजन। कौन सा होता है? संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन, यानी कि संघर्षहीन जो व्यंजन है उसको क्या बोला जाता है?
उसको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? अर्ध स्वर भी, अर्ध स्वर व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन, यानी कि आधे स्वर वाला व्यंजन जिसमें आधा स्वर लगा होता है। तो ये होते हैं अपने उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद होते हैं। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा संघर्ष व्यंजन, तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा है नासिकीय व्यंजन, पांचवा जो है वो है पार्श्विक व्यंजन, छठा जो है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, सातवां जो है उचित व्यंजन हो गया, और जो आठवां है संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन। अब देखिए, आइए इनको थोड़ा सा एक बार विस्तार से देख लेते हैं कि स्पर्शी व्यंजन क्या होता है और संघर्षी व्यंजन क्या होता है, ये कौन कौन से होते हैं। एक बार इनको अपन थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो देखिए, इनको नोट कर लीजिए आप। अब जो पहला आता है वो आता है अपना स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होता है? यानी कि फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु होती है, जो हवा होती है, जो हमारे शरीर के किसी न किसी एक अंग से वो स्पर्श करती है, तो वो क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। यानी कि अपने फेफड़ों के द्वारा निकलने वाली जो वायु होती है, जब वो मुख के द्वारा बाहर आती है तो मुख में कहीं ना कहीं वो कंठ पर, तालू पर, जीभ पर, या अपने दंत पर या मसूड़ों पर कहीं ना कहीं वो स्पर्श करती है, तब जाकर क्या होता है? उन व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो उनको क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, आइए इसको लिखते हैं। फेफड़ों से निकलने वाली वायु, वायु या हवा, वायु या हवा, यानी कि फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो क्या करती है? जब हमारे किसी न किसी, जब हमारे वायु, जब हमारे किसी ने किसी अवयव, अवयव का तात्पर्य यहां से यह है शरीर के अंग, शरीर के अंग, शरीर के अंग, यानी कि किसी न किसी अवयव से, अर्थात शरीर के अंग से क्या करती है? स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है। स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो हमारे किसी न किसी मुख से, किसी न किसी शरीर के अंग से स्पर्श होकर के निकलती है, तब जाकर के जो व्यंजन का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे के, देखिए के, तो के में क्या हो रहा है? जो वायु है वो हमारे क्या होती है? तालू से स्पर्श, वो कंठ से स्पर्श होकर के निकलती है। के, खे, गे, घे, है ना? तो ये क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। जैसे टे वर्ग है, टे, ठे, धे,
ढे, है ना। उसके बाद में आता है क्या नाम, ते वर्ग आता है, ते, थे, दे, धे। तो और उसके बाद में आता है पे, फे, वे। ते, थे, दे, धे, पे, फे, बे और भे। अब आता है मैं में क्या होता है कि सीधी वायु बाहर निकल जाते हैं, यानी कि वो अलग प्रकार से स्पर्श करती है। तो यानी कि ये क्या हुए, ये स्पर्शी व्यंजन हो गया। अब आप कहोगे सर छह वर्ग तो आया नहीं, तो आप बोलिए छे, छे, जे। तो ये क्या है, ये जो है छह वर्ग, वो क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन तो है, स्पर्शी व्यंजन तो है, लेकिन उसमें क्या होता है, उच्चारण करते समय उसमें संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि जो वायु बाहर निकलती है वो स्पर्श करते हुए संघर्ष करती है, तो बोलने में जरा थोड़ा जोर सा आता है, जैसे बोलते हैं चे, छे, जे। तो ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, यानी थोड़ा वायु में क्या होती है, दबाव उत्पन्न होता है। तो ये होता है स्पर्शी व्यंजन। अगला जो आपने लिखाया था संघर्षी व्यंजन, कौन सा लिखाया था ऊपर, दूसरा लिखाया था अपने संघर्षी व्यंजन। संघर्षी संघर्षी व्यंजन, यानी कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जो फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु होती है उसे क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उसे क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो वो क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। यहां लिखेंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण दो उच्चारण अवयव इतने पास आ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि जो वायु का मार्ग होता है, जो हवा के निकलने का जो मार्ग होता है, वो क्या हो जाता है, सकड़ा हो जाता है। अर्थात इनका उच्चारण करते समय हमें क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अर्थात इनको उच्चारण करते समय जोर लगाना पड़ता है, तो उसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो अभी अब इतने पास आ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि जिससे हवा का मार्ग, जिससे जिससे हवा का मार्ग कैसा हो जाता है, सकड़ा हो जाता है। कैसे हो जाता है, वो सकड़ा हो जाता है और सकड़ा हो जाता है। और अब देखिए क्या हो गया, जब मान लीजिए हवा का जो मार्ग है, वायु के निकलने का जो मार्ग है, जब वो यदि सकड़ा हो जाता है, यदि उसमें गैप कम हो जाता है, जगह जब कम पड़ जाती है, तो क्या करेगी वायु, दाब लगाएगी। क्या लगाएगी वायु, दाब लगाएगी। जब दाब लगाएगी क्या करेगी, वो संघर्ष करेगी, यानी उसको बाहर निकलने के लिए उसको जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, वो बाहर निकल पाएगी। सकड़ा हो जाता है हवा और हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, बाहर निकलती है।
उसे क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जो संघर्षी व्यंजन होते हैं वो देखिए, जैसे से, सकड़ा मार हो गया, दूसरा से बोलेंगे से, फिर से, फिर बोलेंगे है, क्या बोलेंगे? है। तो इनका उच्चारण करते क्या होता है? जो वायु का मार्ग होता है, हवा का जो मार्ग होता है वो कैसा हो जाता है? सकड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? वो सकड़ा हो जाता है। और सकड़ा होने के कारण जब वायु बाहर निकलने के लिए दबाव डालती है तो उसको क्या कहते हैं? संघर्ष करना कहते हैं, यानी कि वायु का संघर्ष। तो वो संघर्ष के साथ में बाहर निकलती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। सीधा सा तात्पर्य यह है कि ऐसे भी व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु को बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अतः उच्चारण करते समय हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमें जोर लगाकर बोलना पड़ता है, तो उनको क्या कहते हैं? हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब आता है तीसरा, स्पर्श। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखिए, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन क्या होता है? यानी कि जो फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो क्या करती है? स्पर्श तो करती है, लेकिन स्पर्श करने के साथ साथ वो निकलने के लिए संघर्ष भी करती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का स्पर्श का समय अधिक रहता है, क्या रहता है? स्पर्शों का समय अधिक रहता है। क्या लिखेंगे? जिन व्यंजनों का स्पर्श का समय अधिक रहता है। क्या रहता है? जिन व्यंजनों का स्पर्श का, यानी कि बोलते समय जो अधिक देर तक वायु रुकती है, तो वो क्या होती है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो स्पर्शी संघर्ष कहलाते हैं। क्या रहता है? समय अधिक रहता है और अंतिम ध्वनि संघर्षी हो जाती है। क्या हो जाती है? और अंतिम ध्वनि कैसी हो जाती है? संघर्षी हो जाती है। कैसी हो जाती है? संघर्षी, यानी कि अंतिम ध्वनि जो होती है, निकलने वाली जो अंतिम वायु होती है, वो क्या करती है? संघर्षी हो जाती है। कैसी हो जाती है? अंतिम ध्वनि संघर्षी हो जाती है। उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिनका मुख के अंदर स्पर्श अधिक रहता है, जिनका उच्चारण करते समय। तो देखिए, जैसे अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले जो आपको मैंने बताया था वो बताया था स्पर्शी व्यंजन। तो उसको स्पर्शी व्यंजन में मैं बताया था, बोल रहा था कि जो 6 वर्ग के जो 6 वर्ग के जो जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो किस में आते हैं?
स्पर्श संघर्षी व्यंजन में ही आते हैं। किसमें आते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आते हैं। तो देखिए चे, छे, जे, झे। तो अपन बोलते हैं चे, तो यानी कि अंतिम जो ध्वनि निकलती है उसे संघर्ष करना पड़ता है, उसको निकलने के लिए दबाव डालना पड़ता है, तो वो कहलाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके बाद में आता है नासिकीय व्यंजन। इसके बाद में क्या आता है? नासिकीय व्यंजन। अब आप जान रहे होंगे नासिकी का अर्थ क्या होता है। नासिकी का मतलब होता है नाक। क्या होता है? नाक होता है। यानी कि जिनकी उच्चारण करते समय जो हवा होती है वो किसके द्वारा बाहर निकलती है? नाक के द्वारा बाहर निकलती है। किसके द्वारा? चौथा लिखेंगे नासिकीय व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है। किसके द्वारा निकलती है? नाक के द्वारा बाहर निकलती है। नासिकीय का मतलब क्या होता है? नाक के द्वारा। किसके द्वारा? नाक के द्वारा। तो यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उन व्यंजनों को नासिकीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? नासिकीय व्यंजन कहते हैं। क्या लिखेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है। नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे नासिकीय व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नासिकीय व्यंजन कहते हैं। यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे नासिकीय व्यंजन कहते हैं। तो नासिकी का अर्थ क्या होगा? नाक के द्वारा निकलने वाली वायु। नाक के द्वारा निकलने वाली वायु तो नासिकीय क्या होता है? वो नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। अब ये कौन से होते हैं? जो पिछले उसमें पढ़ा था अपन अनुस्वार। जो क्या होता है? जिनकी जो वायु होती है वो नाक के द्वारा बाहर निकलती है। जैसे अपन बोलते हैं ना अणे, अणे, ने, में बोलते हैं ना। जैसे अणे, ने, में, ये सब क्या होते हैं? ये नासिकीय होते हैं। यानी कि इनकी जो वायु होती है वो किसके द्वारा निकलती है? नाक के द्वारा बाहर निकलती है, इसलिए इसको नासिकीय व्यंजन कहते हैं। अब पांचवा जो आता है क्या होता है? पांचवा जो आता है वो आता है पार्श्विक व्यंजन। देखिए ये जो व्यंजन होते हैं इनमें क्या होता है कि इनके व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जो जिह्वा होती है, अपनी जीभ होती है, उसका जो अगला भाग होता है वो क्या करता है? मसूड़ों को स्पर्श करता है और साथ में क्या होती है? जो हवा होती है पार्श्व के आसपास से निकलती है। यानी पार्श्व मतलब पिछले भाग के आसपास से निकलती है। तो यहाँ लिखेंगे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या लिखेंगे? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय किसका? जिन व्यंजनों का उच्चारण
करते समय जिह्वा का अगला भाग क्या होता है? जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को, किसको? मसूड़ों को। अपने जो दांत के ये भाग, निचला जो भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? मसूड़े बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? मसूड़े बोलते हैं। तो मसूड़ों का स्पर्श करती है। क्या करती है? मसूड़ों का स्पर्श करती है। मसूड़ों का स्पर्श करती है। क्या करती है? जो जिह्वा होती है वो जिन व्यंजन वर्णों का जब उच्चारण करती है, तो ऐसे जो व्यंजन वर्ण है जिनका हम उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो जीभ होती है, जीभ का जो अगला हिस्सा होता है, वो हमारी क्या करती है? ये जो मसूड़े होते हैं, क्या होते हैं? ये जो मसूड़े होते हैं, उन मसूड़ों का ये स्पर्श करती है। स्पर्श करने के साथ साथ भी क्या होता है? स्पर्श करने के साथ साथ क्या होता है कि जो हवा होती है, और हवा जो हवा होती है, जो फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु होती है, और हवा क्या होती है? वो पार्श्वर मतलब जो पिछला जो भाग होता है, जो पिछला जो जिह्वा का जो पिछला भाग होता है, उसके आसपास से निकलती है। पार्श्व और हवा पार्श्व के आसपास से निकलती है। क्या होता है? निकलती है। निकलती है। उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, ये जो होता है, ये जो पार्श्विक व्यंजन होता है, वो कौन सा होता है? लय। कौन सा होता है? लय। यानी कि जो जिह्वा का जो अगला भाग है, मसूड़ों को स्पर्श करता है, अपन बोलते हैं लय। लय यानी जो जिह्वा होता है वो मसूड़ों को स्पर्श करती है, और जो वायु होती है वो जीभ के पिछले हिस्से के बगल में यानी कि आसपास होकर के निकल जाती है। तो वो होता है वास्तविक व्यंजन होता है। अब आता है अपना छठा, आता है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। अब आता है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन अर्थात हमारी जो जिह्वा होती है, जो जिह्वा को क्या करना पड़ता है? जिन वर्णों का या जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमारी जो जीभ होती है, उस जीभ को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का या जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमारी जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, उसे ही प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या लिखेंगे? जिन व्यंजनों का उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी किसको? जिह्वा को 2-3 बार
2-3 बार कंपन करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, आप देखिए, प्रकंपित जो व्यंजन है, वो प्रकंपित व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? नोट कर लीजिए आप। ये होता है रे। कौन सा होता है? रे। रे है ना, बोलते हैं ना रे। तो देखिए, जिह्वा को देखिए, रे, तो यानी कि 2-3 बार कंपन करती है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको क्या बोलते हैं? प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए, जो इसके साथ में लिखा था आपको लोंठित या प्रकंपित व्यंजन, यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो होती है वो कैसी हो जाती है? बेलन के आकार की हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? लोंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लोंठित व्यंजन कहते हैं। कैसी हो जाती है? बेलन के आकार की तरह हो जाती है। रे, तो यानी कि लंबी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? लोंठित व्यंजन कहते हैं। अब जो सातवां आता है, अब जो अपना सातवां आता है, उचित व्यंजन लिखा था। उचित व्यंजन, अब देखिए, ये क्या व्यंजन होते हैं? उचित का जो अर्थ होता है वो होता है फेंका हुआ। तो यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से नीचे की ओर गिरती है। क्या करती है? नीचे की ओर गिरती है। तो सबसे पहले लिखेंगे उचित का अर्थ। क्या लिखेंगे इसका? उचित का अर्थ, उचित का जो अर्थ होता है वो होता है फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। अपन कहते हैं ना, जब अपन जैसे किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो क्या होती है? एक साथ नीचे जाकर के गिरती है। क्या करती है? वो एक साथ नीचे जाकर के गिरती है। तो सेम अपनी जो जिह्वा होती है वो भी इसी प्रकार से होती है कि ऐसे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा होती है वो एक साथ नीचे गिरती है। क्या करते हैं? एक साथ नीचे गिरती है, तो उसे उच्चित व्यंजन कहते हैं। जैसे अपन उच्चारण करते हैं अणे, अणे, तो एक संग नीचे आ जाती है, अणे, तो एक संग नीचे आकर के गिर जाती है। तो अपन इसमें जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, क्या लिखेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय करते समय जिह्वा झटके से नीचे की ओर, क्या होता है? नीचे की ओर गिरती है। झटके से नीचे की ओर गिरती है, उसे क्या कहते हैं? उसे उचित व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे अब देखिए, इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? जैसे मैं अभी बोल रहा था आपको, अणे, है ना,
तो ये क्या होते हैं, ये उचित व्यंजन होते हैं। अब अपना इसका जो अंतिम और आता है वो आता है संघर्षहीन व्यंजन। कौन सा आता है, संघर्ष, चलिए ऊपर लिखते हैं इसको, संघर्षहीन व्यंजन, यानी कि ऐसे वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा को किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, उसे हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं, अर्थात अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं, जिनमें आधा स्वर मिला हुआ होता है। तो यहाँ लिखेंगे संघर्षहीन व्यंजन, क्या कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन। तो इसमें अपन लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या नहीं करना पड़ता है, हमें क्या नहीं करना पड़ता है, समय कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, किसी प्रकार का कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। अतः ऐसे वे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, उसे हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। अब इसको अभी लिखा था आपको कि संघर्षहीन व्यंजन को अर्ध स्वर व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, अर्ध स्वर व्यंजन भी बोला जाता है। तो यहां लिखेंगे, देखिए डाल लीजिए अर्ध स्वर व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन। तो यानी कि जो व्यंजन स्वरों की तरह बोले जाते हैं, जो व्यंजन स्वरों जैसे बोले जाते हैं, उसे अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। तो ये ऐसे होते हैं, बोलते हैं ना, ये है ना, बे, तो ये क्या होता है, संघर्षहीन व्यंजन भी होते हैं। क्या होते हैं, संघर्षहीन व्यंजन होते हैं, और साथ में ये अर्धस्वर भी होते हैं। ये बे, है ना, तो यानी कि ये क्या होता है, स्वरों की तरह बोले जाते हैं। ये बे तो अपन बोलते हैं है ना, तो ये संघर्षहीन व्यंजन होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर अभी अभी आपने पढ़ा था 8 प्रकार के, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में किसी प्रकार से आपके सवाल को घुमाकर पूछ सकता है। नोट कर लिया होगा। आइए इस टॉपिक को, ये टॉपिक अपना यहाँ पर खत्म होता है।
अब एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं अपन स्वर और व्यंजनों के बारे में। जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि जो वर्ण होते हैं कितने बताए थे, 44 बताए थे। कितने बताए थे, 44 बताए थे, जिसमें आपको 11 स्वर बताए गए थे और 33 आपको व्यंजन बताए गए थे। लेकिन साथ में आपको ये भी बताया गया था कि हिंदी वर्णमाला में टोटल जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 52 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है, 52 होती है। तो एक बार अपन उनको देख लेते हैं कि किस प्रकार से होती है। यहाँ लिखते हैं हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52। आपको कक्षा का जब फर्स्ट दिन था तो उसमें बताया गया था कि 44 होते हैं। 44 इसके आधार बताया गया था कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन के बारे में बताया गया था। उसके साथ में आपको अंतस व्यंजन अलग से बताया गया था। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन आपको अलग से बताया गया था। अनुस्वार अलग बताया गया था और विसर्ग अलग बताया गया, जिसमें इनको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और जो विसर्ग होता है उनको अयोग भाव बोला जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो वर्ण होते हैं, सबसे पहले उन वर्णों में आता है, कौन सा आता है, स्वर। क्या आता है, स्वर। नोट कर लेना, स्वर। तो देखिए स्वर आपको बताइए कि ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है, ये क्या है आपको, ये सब क्या है, स्वर है। ऋषि, एड़ी, एना, औ और औ बोलते हैं ना, ओखली, औरत। तो देखिए इनकी संख्या कितनी हुई, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 11। ध्यान रखिए, देखिए किस प्रकार से होते हैं। तो इनकी वही स्वर कितने आए, 11 आए। क्या है, 11 स्वर है। उसके बाद में आता है अनुस्वार। क्या आता है, अनुस्वार आता है। उसके बाद में क्या आता है, अनुस्वार आता है। अब देखिए अनुस्वार जो होता है वो आपको बताया था कि इस प्रकार से बिंदी होती है, वो होता है अनुस्वार। जैसे अपन बोलते हैं ना औरत, उसके बाद में बोलते हैं अंगूर, तो यानी अंग, तो ये क्या होता है, ये अनुस्वार होता है। क्या होता है, ये अनुस्वार होता है। उसके बाद में आता है विसर्ग। उसके बाद में क्या होता है, विसर्ग आता है। तो विसर्ग में क्या होता है, इस प्रकार से ये दो बिंदी लगी हुई होती है, तो वो क्या होता है, विसर्ग होता है। जब अपन बोलते हैं ना ए है, क्या बोलते हैं, ए है। अपन बोलते हैं अतः है, तो यानी कि विसर्ग में क्या होता है की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होता है की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखिए हो गए ना, स्वर हो गया, अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया। यानी स्वर की संख्या कितनी हुई, कितनी हुई स्वर की संख्या, 11। अनुस्वार की संख्या कितनी हुई, 1। विसर्ग की संख्या कितनी हुई, 1। तो यानी कि अब तक टोटल कितने हो गए, ये कितने हो गए, 13 हो गए। कितने हो गए, 13 हो गए। ये तो हो गए स्वर। अब आता है व्यंजन। क्या आता है, व्यंजन। अब आप देखिए व्यंजन में, आपको पिछली बार वही बता दिया था, व्यंजन में उनका उच्चारण स्थान भी आपको मैंने बताया था। तो सबसे पहले कौन सा बताया था आपको, कंठ बताया था। कौन सा बताया था, कंठ बताया था, कंठ है ना। तो कंठ में देखिए के, खे, गे, घे, अणे। तो इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है इनकी, 5 होती है। उसके बाद में बताया था तालु। क्या बताया था, तालु यानी ताल है ना। क्या बताया था, तालु बताया था। तो तालु मतलब छह का, छह, झे, जे, जे और ये अणे। तो ये कितने हो गए,
ये भी 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। अब आपका देखिए व्यंजन वर्ण सबसे पहला कंठ का हो गया, दूसरा हो गया ताल्व का हो गया, तो तीसरा था मूर्धन्य था। कौन सा था? मूर्धन्य। तो बताया था टे वर्ग। कौन सा होता है? टे वर्ग। टे, ठे, डे, ढे, अणे। अणे बोलता है रावण, बोलता है रावण। क्या बोलते हैं उसको? रावण। तो ये भी कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कंठ हो गया, ताल हो गया, उस मूर्धन हो गया, उसके बाद में आता है दंत। क्या आता है? दंत। उसके बाद में कौन सा बताया था? ओष्ठ, यानी होठ के द्वारा, दंत यानी दांतों के द्वारा। अब देखिए केवर हो गया, चेवर हो गया, टेवर हो गया, तो टे वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आता है? तो ते वर्ग आता है। कौन सा आता है? ते वर्ग आता है। ते वर्ग। ते, थे, दे, धे और न। इनमें की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ओष्ठ के अब तेग वर्ग के बाद में कौन सा आता है? पे वर्ग आता है। कौन सा आता है? पे, फे, बे, भे, में। इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। कितनी हो गई? 5 हो गई। मैंने आपको बताया था कि व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। आपको बताया था स्पर्शी व्यंजन के बारे में। किसके बारे में बताया था? स्पर्शी व्यंजन के बारे में। तो आपको देखिए स्पर्शी व्यंजन 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 5, 25। ये क्या हो गए? ओष्ठ तक हो गए। अब उसके बाद में जो आता है वो मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन। कौन सा बताया था? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा बताया था वो? अंतस्थ व्यंजन बताया था। अंतस्थ व्यंजन में आपको जो बताया था मैंने, कौन सा बताया? ये, रे, ले और वे। कितनी बताई थी उनकी संख्या? कितनी बताई थी? 4 बताई थी। कितनी बताई थी? 4 बताई थी। कितनी बताई थी? 4 बताई थी। अब उसके बाद में अंतस्थ के बाद में मैंने एक और बताया था ऊष्म व्यंजन। कौन सा बताया था? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। कौन सा बताया था? ऊष्म व्यंजन वो बताया था। उसमें आपको मैंने बताया था सलगम वाला से, षटकोण वाला से, सलेट वाला से और है। इनकी भी संख्या मैंने आपको बताई थी। कितनी बताई थी? 4 बताई थी। कितनी बताई थी? 4 बताई थी। कितनी बताई थी? 4 बताई थी। अब देखिए अंतिम जो अपना बचता है, अंतस्थ हो गया, ऊष्म हो गया, उसके बाद में आपको मैंने बताया था कौन सा? 2 चीजें और बताई थी, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। नोट कर लें, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे। कौन से बताए थे? छतरी, त्रिशूल, ज्ञानी, है ना। एक और होता है, उसको अपन बोलते हैं श्रेय। क्या बोलते हैं उसको? श्रेय, यानी श्रीमान। तो श्रीमान में जो श्रेय काम आता है वो क्या होता है? संयुक्त तो होता है। इसकी भी संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? इसकी जो संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। अब उसके बाद में मैंने आपको जो 2 और बताए थे वो बताए थे द्विगुण व्यंजन। कौन से बताए थे? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। और ये वाला जो आपको बताया था, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो अब देखिए
ये टोटल कितना हुआ 13, ये टोटल कितना हुआ 25, ये टोटल कितना हुआ 8। अब आप लगाइए 13 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, आप लगाइए कितना होता है और आप मुझे बताइए। 4 4 8 हो गए, 4 ऊपर है, ये 12 हो गए और 2 ये हो गए। तो आप लगाइए, देखिए 8 और 2 10 हो गए, कितने हो गए 10 हो गए। 25 और 10 कितने हो गए 35 हो गए, कितने हो गए 35 हो गए। 35 और 3 कितने हो गए 35, 3 38 10 48 और 4 52 हो गए, कितने हो गए 52 हो गए। यानी कि इस प्रकार से टोटल हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं 52 होते हैं। ध्यान रखिएगा स्वरों की संख्या कितनी होती है 11 होती है, अनुस्वार 1 होता है, विसर्ग 1 होता है, कंठ से उच्चारण होने वाले जो व्यंजन वर्ण है उनकी संख्या 5 होती है, तालु से यानी तालु के द्वारा उच्चारण होने वालों की 5 होती है, मूर्धन्य के द्वारा 5 है, दंत के द्वारा 5 है, ओष्ठ के द्वारा 5 है, और जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी है 4 है। उसके साथ साथ उसमें जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 4 है। इसके साथ इसको मत भूल जाना संयुक्त व्यंजन को, इनकी भी संख्या 4 होती है। और लास्ट में जो आता है द्विगुण व्यंजन होता है उसकी संख्या 2 होती है। इस प्रकार से हिंदी में टोटल 52 वर्ण होते हैं। तो आशा करता हूं आपको हिंदी क्लास में अधिक से अधिक समझ में आया होगा। यदि किसी विद्यार्थी को यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर सकता है, मैं आंसर देने की और समझाने की कुल कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अपना वर्ण विचार का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता हुआ। कल इस वर्ण विचार के टॉपिक के ऊपर ही आपको इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें से कौन कौन से प्रश्न निकल करके आते हैं उन प्रश्नों के बारे में आपका मॉक टेस्ट पेपर कल यहाँ पर आपको लाइव प्रकाशित किया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने वर्ण विचार की कक्षा ली है, पढ़ा है, तो वो तैयारी करें और कमेंट में कल आंसर देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।